हेलो दोस्तों, अब हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। आज है 6 फरवरी। तो आज का भी रूटीन मैंने बना लिया था, जो कि आफ्टरनून में पता चला हमें न्यूज़ एग्ज़ाम का डेट 7 मार्च से है। तो आज का भी हम कवर करेंगे, क्योंकि हमारे पास आज का दिन लेके 30 दिन है मात्र। उसी में बीच में कभी कुछ फेस्टिवल कुछ ना कुछ पड़ ही जाएगा, तो डिस्टर्ब होगा ही। तो इस वजह से मैं आज का सोच रही हूँ कि प्रैक्टिस सेट छोड़ के और बाकी जो पढ़ने का सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हमारा रूटीन था ये मौर्य साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के बाद का समय। तो इसको आज कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी, और बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं बर्बाद करना हम लोगों को। बस एक बार रिवाइज़ कर लेंगे, फिर इवनिंग शिफ्ट में जब हम पढ़ेंगे उसके साथ फिर इसको हम रिवाइज़ कर लेंगे। जब हम सिविक्स पढ़ेंगे 1 घंटे का, 2 घंटे का शिफ्ट रखी हूँ मैं 3 से 5 का। बीच में तो कुछ ना कुछ काम पड़ जाएगा, तो 3 से 5 है तो कभी ऊपर नीचे हो सकता है। 2 से 4 कर लीजिएगा, 4 से 6 कर लीजिएगा। तो इसलिए तो उसमें 3 से 5 है तो 1.5 घंटे आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ लीजिएगा, नागरिक शास्त्र, और आधा घंटा के लिए जो सुबह में 1 घंटा हम पढ़ेंगे और हिस्ट्री उसका रिवीजन कर लेंगे उसका। तो बार बार रिवीजन करने से माइंड में हो जाएगा, और ये हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 15 से 20 दिन में कंप्लीट कर ले। और बाकी का 10 दिन जो बचेगा हमारा, उसको बस हम रिवीजन करेंगे, करंट अफेयर्स देखेंगे। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं आता, लेकिन जो आता है वो छूट जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा अखरता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य का। मैं बहुत जल्दी जल्दी इसको रिवाइज़ करूँगी, आप लोग भी ध्यान से सुनते जाइएगा बस एक बार, जिसके पास भी समय नहीं है। किसने मौर्य साम्राज्य किसने यूनानियों को भारत से खदेड़ दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से खदेड़ दिया। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सिकंदर की मृत्यु जब हो गई तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके सेनापति को पराजित किया, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के जो लेखक है कौटिल्य, वो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी तक फैला था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य के शिक्षा के केंद्र किससे जुड़े हैं? तक्षशिला से जुड़े हैं। पांडुलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? आर शामशास्त्री। पांडुलिपि के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौटिल्य ने तो अर्थशास्त्र दिया, उनका संपादन कौन किया? आर शामशास्त्री। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है? राजनीतिक राज्य शिल्प से संबंधित है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था। वो भेजा गया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजपूत चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? वो मेगास्थनीज था। इसने भारत का पहला दौरा किया था। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान तक्षशिला में अशांति थी। बिंदुसार ने उज्जैन या तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था। बिंदुसार अशोक के पिता थे। बिंबिसार अलग हो गए, बिंदुसार। अशोक किस वंश का राजा था? मौर्य। सम्राट अशोक की पत्नी का नाम क्या था? जिन्होंने उन्हें प्रभावित किया? करुवाकी याद रखिएगा, जिससे प्रभावित हुए थे सम्राट अशोक। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध? अशोक ने। मौर्य वंश में कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया था? कलिंग की युद्ध से उनके प्रशासनिक नीति में, जो बहुत लोगों को मारे थे, तो उसी समय से उनका नीति में बहुत परिवर्तन आया था। अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के जनहानि का उल्लेख किया और गृह युद्ध के त्याग की घोषणा की? कलिंग युद्ध के बाद से उन्होंने युद्ध न करने का फैसला लिया। ये शिलालेख 1313 में उन्होंने ये उल्लेख किया था कि युद्ध का त्याग कर रहे हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था? उपगुप्ता ने उनको प्रभावित किया था। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मी। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का? तो ये याद रखना, अशोक राजा थे और उनके जो राजगुरु या फिर जो भी होते होंगे ब्राह्मण होते होंगे, तो ब्राह्मी लिपि याद रखिएगा।
क्योंकि बौद्ध धर्म का हमने याद किया था कि बौद्ध जो के समय में पाली लिपि का, क्योंकि बौद्ध का जन्म महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी जो भी नेपाल में नेपाली पाली का यूज किया था। और महावीर ऐसे बैठे रहते थे हमेशा आश्रम में प्रकृति के बीच, तो उनके समय में जो भी वो अपनी शिक्षा दिए थे प्राकृत भाषा में दिए थे। और उस जो सबसे शुरुआती जैन धर्म का जो कुछ लिखा गया था ग्रंथ वगैरह से, तो वो अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया था, ये याद रखिएगा। अशोक के साम्राज्य के किस भाग में उसके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखी गई थी? अच्छा, कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में भी लिखी गई थी, वो उत्तर पश्चिमी भाग में। जैसे शिलालेखों का ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, लेकिन उत्तर और पश्चिम भाग में खरोष्टी लिपि का भी उपयोग है। अशोक के अधीन मौर्य राजशाही का सबसे सटीक विवरण क्या होगा? प्रबुद्ध निरंकुशता। सारनाथ स्तंभ पर उकेरे गए जानवर हाथी, पूर्व में हाथी, पश्चिम में घोड़ा, उत्तर में शेर और दक्षिण में बैल। अब ये याद रखना होगा, एक बार और पढ़ लेंगे तो हाथी घोड़ा सिंह बैल, जैसे होता है ना पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो इसी लाइन में हम याद करेंगे हाथी घोड़ा शेर बैल, हाथी घोड़ा शेर बैल, हाथी घोड़ा शेर बैल। भारत सरकार ने किस शासक से अपने प्रतीकों को उधार लिया और अपनाया है? अशोक से। अशोक स्तंभ का जो होता है ना, वो यही हाथी घोड़ा वाला। राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में 24, ये सबको पता है। मौर्य प्रशासन के तहत शीताध्यक्ष किसके प्रभारी अधिकारी थे? कृषि के। तो ये ध्यान में रखना है, बहुत सारा मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन आया हुआ था। तो 3 अलग अलग कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों वाला के स्तंभ कहाँ है? इलाहाबाद में। तीनों काल का स्तंभ, अलग अलग स्तंभ वहाँ पे इलाहाबाद में है, जो अभी प्रयागराज नाम है उसका। बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक थे। कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? अशोक ही बने कलिंग की युद्ध के बाद। अशोक ने पूरे देश में बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे किया? धर्म महापात्रों को भेजकर। सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक अशोक थे। सबसे पहले किस मौर्य शासक ने शिलालेखों के माध्यम से अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया था? अशोक ने ही। किसने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण किया? अशोक। देवमन पिया और पियादस्सी के नाम से अशोक को देवमन पिया और पियादस्सी के नाम से अशोक को ही जाना जाता है। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतकर विजय का त्याग कर दिया? अशोक ने ही जीतकर अपनी जीत का त्याग कर दिया, क्योंकि उनको बहुत घृणा हो गई युद्ध से। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक थे। धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। मौर्य काल का जो भी है मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है, और इन्होंने नंद वंश के धनानंद जो सबसे अंतिम शासक थे, वो उनको हरा करके स्थापना की अपनी। जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि पहला शासक महापद्मनंद थे और अंतिम घनानंद थे नंद वंश के, ठीक है। और हरेक वंश के कौन थे? तो हरेक वंश के थे आपको बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के पुत्र उदयीन, ये याद रखिएगा। और 4वीं शताब्दी में ही मगध की जो राजधानी थी उसको पाटलिपुत्र लाया गया, उसके पहले राजगृह हुआ करती थी। यूनानी इतिहासकार राजदूत मेगास्थनीज ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में दौरा किया था। किसने? मेगास्थनीज ने। यूनानी का जो इतिहासकार था मेगास्थनीज, वो राजदूत, वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। उसके बाद है आपको मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान समाज 7 जातियों में विभाजित था। भारत के प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में धमेक, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास है। स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। अशोक ने किसकी प्रचार करके अपने साम्राज्य को एक साथ रखने की कोशिश की थी? धम्म का प्रचार करके। अशोक ने धार्मिक अधिकारियों को नियुक्त किया जिन्हें धम्म महामता कहा जाता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच में? सिंधु और झेलम के बीच में है तक्षशिला विश्वविद्यालय। सिंधु और झेलम के बीच में है तक्षशिला।
उदयगिरी पहाड़ियों में की गुफा है। शिलालेख किस राजा ने? खारवेल ने खुदवाया है। उदयगिरी की पहाड़ियों में जो हाथी की गुफा है शिलालेख, उस पर खारवेल राजा ने खुदवाया। राजा खारवेल प्राचीन भारतीय राजा जिनकी जीवनी प्रसिद्ध हाथी गुफा शिलालेख में पाई गई है। कलिंग से शासन किया। तटीय उड़ीसा का नाम, प्राचीन नाम, जो अभी आधुनिक उड़ीसा है, वो प्राचीन कलिंग हुआ करता था। अशोक के शिलालेखों में कौन सी जानकारी मिलती है? जीवन कहानी, आंतरिक नीति, विदेश नीति मिलती है। भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं बरबार गुफाएं किस काल की हैं? मौर्य साम्राज्य की हैं। कौन से स्तंभ रॉक स्तंभ को दर्शाते हैं? मौर्य स्तंभ। मौर्य काल में खान केवल राज्य का अधिकार था। खान, जो भी खान होता है, कोयला ये वगैरह सबका, वो राज्य का अधिकार हुआ करता था। अशोक का जौगड़ा शिलालेख किस उड़ीसा में है? जो कलिंग था उस समय नाम, वो उस वहाँ पे कौन सा है अभिलेख? जौगड़ा उड़ीसा। ऐसे करने से उस राज्य का नाम क्या है जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में प्राप्त हुआ था? पाटलिपुत्र उनको दहेज में प्राप्त हुआ था लिच्छवियों से। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह में मौर्य वंश से किसे नहीं अपनाया गया था? सत्यमेव जयते को नहीं अपनाया गया था प्रतीक से, ये अलग से लिखा गया है। उसका सारनाथ में एक स्तंभ के शीर्ष पर रखे गए सिंह, जिसे हम अपने नोटों पर देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। भारत सत्यमेव सारनाथ में एक स्तंभ के शीर्ष पर रखे गए सिंह, जिसे हम अपने नोटों पर देखते हैं, मूल रूप से किस सामग्री? पत्थर पर उकेरे गए थे। श्रीलंका में सम्राट अशोक के समकालीन शासक 30 थे। अशोक सम्राट के समकालीन। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ। ये अब शुंग वंश के जो थे, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम शासक बृहद्रथ थे। बिहार के दीदारगंज में पाई गई प्रसिद्ध चौरी धारक मूर्ति को किस काल से संबंधित के रूप में वर्गीकृत किया गया है? मौर्य। बिहार के दीदारगंज में पाई गई प्रसिद्ध चौरी धारक मूर्ति को किस काल से संबंधित के रूप में वर्गीकृत किया गया है? मौर्य से। गुजरात में सुदर्शन झील मौर्यों के शासन के दौरान निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था। गुजरात का सुदर्शन जो झील है, सुदर्शन झील जो है, वो मौर्यों के समय निर्मित था। तौसाली मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य के पूर्वी प्रांत की राजधानी तौसाली थी। अब मौर्य काल के बाद का पढ़ेंगे हम, जल्दी से इसको भी खत्म करते हैं। मौर्य वंश के तुरंत बाद शुंग वंश का साम्राज्य पर शासन किया गया, जिसने पुष्यमित्र शुंग पहला था शुंग वंश का, और इसी ने मौर्य वंश के अंतिम शासक वो बृहद्रथ को मारा और शुंग वंश की स्थापना की थी। ये याद रखेंगे कि मौर्य साम्राज्य नंद वंश को खत्म करके आएगा। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को मार के, और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, और मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ को मार के पुष्यमित्र शुंग ने शुंग मित्र की स्थापना की। ये मौर्य साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके पहले और इसके बाद का ज़्यादा ही ध्यान से रखेंगे। वैसे सब पे ध्यान देंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मौर्य साम्राज्य के पहले कौन सा था, तो घना नंद वंश था, और नंद वंश के पहले शासक महापद्म नंद थे और अंतिम घनानंद थे, जिसको मार के वो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र थे सम्राट अशोक, और मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक जो थे वो थे बृहद्रथ, और इनको मारे वो पुष्यमित्र शुंग ने, और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को हरा करके, मार करके। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन योग के प्रणेता पतंजलि थे। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश से संबंधित थे? ये सातवाहन
गौतमीपुत्र सतकर्णी जो थे सातवाहन वंश से संबंधित थे। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक सिमुका थे। ये भी पढ़ लेना जरूरी है, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। सिमुका सातवाहन, सिमुका सातवाहन, सिमुका सातवाहन, सिमुका रिलेटेड हो जाएगा। प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं में नक्काशी सबसे पहले किसके साथ, जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें नक्काशी जो काढ़े गए दीवार पे पत्थरों पे, वो किसके शासनकाल में शुरू हुई थी, तो सातवाहन और सिमुका, सातवाहन के संस्थापक सिमुका, सातवाहन के संस्थापक सिमुका और शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है सतकर्णी, वो सातवाहन से सब याद कीजिए। किस राजवंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की थी? ये ब्राह्मणों के लिए इन्होंने जो ऐसा गांव देते थे इनको जहाँ पे कोई कर नहीं लगता था। सातवाहन अपने सिक्कों को मुख्य रूप से शीशे में ढालते थे। सातवाहनों का महानतम शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी। जूनागढ़ चट्टान शिलालेख रुद्रदामन से संबंधित है। जूनागढ़ का, ये हम लोग अभी भी सुनते हैं, जूनागढ़ का चट्टान जो शिलालेख है ये रुद्रदामन से संबंधित है। सेंट थॉमस किसके शासनकाल के दौरान ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे? ये हैं गोंडोफर्नीज, पार्थियन जो है गोंडोफर्नीज के टाइम में ईसाई धर्म का सेंट थॉमस प्रचार करते। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस, ये क से कुषाण वंश, सातवाहन का सिमुका और कुषाण का कुजुल, कुषाण कुजुल ऐसे याद कर लेना है, ये देखते ध्यान में आ जाए। समय नहीं है तो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क के बारे में आगे पढ़ेंगे, बहुत सारा काम इन्होंने किया है। 78वीं ईस्वी से शुरू होने वाले शक युग की स्थापना कनिष्क ने की थी। ये कुषाण वंश के कनिष्क थे और इन्होंने शक युग था, शक युग की स्थापना इन कनिष्क के द्वारा। कनिष्क किस वर्ष में से? 78वीं ईस्वी में। शक युग। चरक किस राज दरबार के विख्यात चिकित्सक थे? चरक जो थे वो, तो अब कुषाण वंश का कुषाण कुजुल, सातवाहन का सिमुका, उतना याद नहीं रह, लेकिन ऑप्शन देख के याद आ ही जाएगा, ऐसा दिमाग में हम लोग सेट करने की कोशिश करेंगे। तो हो गया कनिष्क 78वीं ईस्वी में सिंहासन में बैठा था। चरक ये विख्यात थे कनिष्क के विख्यात चिकित्सक थे चरक। द्वितीय अशोक कनिष्क को ही कहा जाता है। गांधार कला विद्यालय किसके शासनकाल में? कनिष्क के। देखिए कनिष्क से रिलेटेड बहुत सारा है, बहुत सारा याद करना पड़ेगा। चरक चिकित्सक थे कनिष्क के। द्वितीय अशोक भी कनिष्क को कहा जाता था। फिर गांधार कला जो था वो भी किसके शासनकाल में विकसित हुआ था? कनिष्क के। भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग भी कनिष्क ने खोला था। किस कुषाण शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था? कनिष्क ने दिया था। उसके बाद कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्क के समकालीन शासक थे नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली किसका एक संयोजन है? इंडो ग्रीक शैली। कुषाण काल में सबसे बड़ा विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कला के क्षेत्र में हुआ था। कुषाण मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रह मथुरा संग्रहालय में है। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण ने ही जारी किए थे। 3री शताब्दी में वकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति, ये देखिए व से वकाटक और विंध्य शक्ति, और यहाँ पे चले गया कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस, कुजुल और वकाटक विंध्य शक्ति, व से वकाटक विंध्य शक्ति। फिर सातवाहन और सिमुका, ठीक है। सुंग पुष्यमित्र सुंग। इसके बाद हो गया विंध्य शक्ति, हो गया। शक युग की स्थापना 78वीं ईस्वी में हुई थी, ये तो हम लोग पढ़े थे। कुषाण कुषाण किस वर्ष सिंहासन में बैठा था? तो 78वीं ईस्वी में बैठा था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल थे। 78वीं ईस्वी में शक युग की स्थापना कनिष्क ने की थी, वो उसी कुषाण वंश के ही थे। और उसके बाद अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र के सातवाहनों के संरक्षण में विकसित? आंध्र क्षेत्र के। किस शासक के लिए एक ब्राह्मण गौतमीपुत्र सतकर्णी? ये इन्होंने ब्राह्मणों के लिए बहुत कुछ किया था, इसलिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था इनके लिए। पाल वंश का संस्थापक गोपाल में पाल है तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। कनिष्क एक कुषाण शासक थे। कौन से शासक युएझी खानाबदोश लोगों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े थे? कुषाण, ये खानाबदोश लोगों के साथ जुड़े थे। प्राचीन भारत में गांधार कला विद्यालय किस
राजवंश ने विकसित किया था। गांधार कला कुषाण वंश ने। शल्य चिकित्सक के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है। सुश्रुत संहिता चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर एक प्राचीन संस्कृत पाठ है। सुश्रुत ये चिकित्सा के बारे में है। और चरक भी कुछ कनिष्क के टाइम में वो थे, दरबारी चिकित्सक थे। गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों और पाल वंश के शासकों ने कन्नौज पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी थी। गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों और पाल वंश ने कन्नौज पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी थी। और राजा रुद्रदामन ये शक वंश के थे। राजा रुद्रदामन ये शक वंश के थे, जहाँ कनिष्क जो थे, कनिष्क जिस वंश के युग की शुरुआत किए थे, शक वंश, उसी वंश के थे राजा रुद्रदामन। और विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 57 ईसा पूर्व में। 57 ईसा पूर्व में हुई थी विक्रम संवत की शुरुआत। इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, आप लोग जो भी हैं इसको दोबारा सुन लीजिएगा, जिसके पास भी बुक्स वगैरह नहीं होगा, नोट्स ये देख फिर से रिवाइज करते रहेगा, दिमाग में चढ़ जाएगा। फिर अगले क्लास में हम लोग संगम काल और गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।